Hello friends, welcome to the channel Let's Crack NTA UGC Net। फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा मिश्रा। मैंने बीए मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में किया है और एमए इन इकोनॉमिक्स हूँ मैं। एंड आई वाज फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर एट पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी एंड आई हैव 3 year वर्किंग एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल लेट्स क्रैक NTA UGC नेट एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। ओके, अगर आप अन अकेडमी को ज्वाइन करते हैं बच्चों, है ना, अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो आपको अन अकेडमी ज्वाइन करने पे यहाँ पे डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको आपके सिलेबस का एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स में क्या कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको आपका पूरा कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि आप इधर भागे इधर से मटेरियल लें। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको अनअकैडमी में डेली की लाइव टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं, जिसमें भाई आप ये समझ सकते हैं आप जितना टेस्ट देंगे, ठीक है, जितनी आप मॉक टेस्ट देंगे, क्विजेस सॉल्व करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ये सब कुछ आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, ठीक है। अनअकैडमी को कैसे इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, तो आप अपने फ़ोन पे गूगल प्ले पे जाइए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, ठीक है। फिर आप उसमें डालेंगे NTA UGC नेट, तो आपका ये फ़ीस पूरा आपको शो होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि जब आप अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये पैकेज पड़ता है कुछ 11,550 के नियर अबाउट, ठीक है। और जब आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ीस होती है ये कुछ 16,800 के आसपास। ओके, और जब आप मेरा कोड PRERNA प्रेरणा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद आपकी फ़ीस होगी 12 मंथ की ये 10,395 एंड 24 मंथ्स की आपकी होगी 15,120, ठीक है। तो आप सभी अनअकैडमी को ज्वाइन करिए, मैं तो आ ही गई हूँ, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किन्सियन थ्योरी है, जिस पे मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। तो जिसको आप लोगों ने देखा होगा। आज हमारा जो हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में, वो हम 3 सेक्टर मॉडल के बारे में बात करेंगे कि जो 3 सेक्टर मॉडल इकॉनमी, यानी जो 3 सेक्टर इकॉनमी है, उसमें कीन्स के अकॉर्डिंग इनकम का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो 2 सेक्टर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। तो अभी हमने जो पिछले वीडियो में जब 2 सेक्टर के बारे में बात की थी, तो जिसमें आपने देखा था कि जो इनकम डिसाइड हो रही थी 2 सेक्टर इकॉनमी में, वो कंजप्शन, डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो रही थी, ठीक है। वहाँ पे मेन रोल किसका था? हाउस होल्ड सेक्टर का था और बिजनेस सेक्टर का था, ओके, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को उन्होंने निगलेक्ट किया था 2 सेक्टर मॉडल में। अब आज हम बात किस पे कर रहे हैं? 3 सेक्टर मॉडल पे। 3 सेक्टर मॉडल में हमारा पहला क्या हो गया? जैसे कि दी 3 सेक्टर इकॉनमी इन्वॉल्व्स नेमली हाउस होल्ड, ठीक है, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, जो 2 सेक्टर में नहीं था। यानी 2 सेक्टर में हमारा हाउस होल्ड था, जिसको हम हिंदी में घरेलू क्षेत्र भी बोलते हैं, बिजनेस सेक्टर था जिसको हम व्यवसाय वर्ग बोलते हैं, और अब 3 सेक्टर में क्या हो गया? गवर्नमेंट उसमें ऐड हो गई, ठीक है। इस तरह से ये मॉडल क्या हो गया? 3 सेक्टर मॉडल हो गया हमारा, ठीक है। The addition of the government in an economy result in bringing 2 variables in an economy, ठीक है। These variables are government expenditure act as injection to income and taxation act as leakage or withdrawal from income। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो यानी कि वो क्या कर रही है कि वो पैसा खर्चा कर रही है ना इकॉनमी में। तो वो क्या हुआ, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिसमें मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक अ इंजेक्शन ऑफ मनी इन एन इकॉनमी एंड सेविंग
सेविंग क्या है हमारी, लीकेज है। सेविंग कैसे लीकेज है कि सेविंग क्या होती है कि जो हमारी इनकम होती है, इनकम में हम कुछ कंज्यूम करते हैं और कुछ सेव करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो वो क्या होता है कि कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका मतलब हम खर्चा कर रहे हैं ना, तो पैसा इकोनॉमी में आ रहा है फ्लो में, ठीक है। सेविंग जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पैसा खींच रहे हैं, हम इकोनॉमी से पैसा खींच रहे हैं और हम अपने पास सेव कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि जो इनकम फ्लो है यानी इनकम स्ट्रीम है, जिसे हम हिंदी में आय प्रवाह बोलते हैं, उससे क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है ना। हम पैसे को अंदर अपने पास सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये कैसे काम करता है, एक्ट एज इंजेक्शन टू इनकम। और टैक्सेशन क्या होता है, एक्ट एज लीकेज और विड्रॉल्स फ्रॉम इनकम। भाई टैक्सेशन मतलब क्या हुआ कि सरकार ने हमसे टैक्स ले लिया, वो हमारी इनकम से कम हो गया। तो टैक्सेशन क्या हुआ कि लीकेज है हमारी इनकम में, ठीक है, वो हमारी इनकम से कम हो रहा है। और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है वो इंजेक्शन टू दी इनकम है कि वो हमारी इनकम में इंक्रीमेंट ला रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द एग्रीगेट डिमांड। भाई सरकार अगर ज़्यादा व्यय कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंड कर रही है मनी को, तो जाहिर सी बात है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, कैसे कि हमारी इनकम बढ़ रही है। जैसा मैंने बोला कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्ट एज इंजेक्शन टू इनकम, ठीक है, इंजेक्शन है, वो डाल रहे हैं पैसे, हमारी इनकम में बढ़ रहे हैं तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। वाइल क्या होता है कि जो टैक्सेशन है, वाइल टैक्सेशन रिड्यूसेस दी एग्रीगेट डिमांड। भाई टैक्सेशन क्या है, हम ही हैं, अगर हम अपनी इनकम में से जब टैक्स देते हैं तो हमारी इनकम कम होती है ना, तो उस जगह पे क्या होता है कि हमारी कहीं ना कहीं डिमांड इफेक्टिव होती है, उससे डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो कहने का मतलब है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, तो उससे हमारी इनकम बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। और उसी जगह जब भाई गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट, भाई यहाँ पे हम 3 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट ऐड हुई। गवर्नमेंट के 2 तरह के काम होते हैं, या तो वो एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, या वो उसका टैक्सेशन का पार्ट होता है कि वो टैक्स लेती है। ये 2 काम गवर्नमेंट के होते हैं। तो जो एक्सपेंडिचर जब वो करती है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्ट एज अ इंजेक्शन टू अवर इनकम। एंड टैक्सेशन क्या होता है, एक्ट एज अ लीकेज और विड्रॉल फ्रॉम इनकम। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। अब एक मेन पार्ट ये भी है कि ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये कैसा होता है, इसका नेचर क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, ठीक है। जैसे हमने आपको जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में जब 2 सेक्टर मॉडल में बताया था, तो जिसमें मैंने आपसे ये बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उन्होंने उसको क्या माना था, क्या माना था, ऑटोनोमस, ठीक है, कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो इनकम इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसका कर्व कैसा होता है, ऐसे होता है आईए का कर्व, ठीक है। जैसे ये हमारी इनकम है अगर, ठीक है, और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अगर ले रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, इनकम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इनकम चाहे हमारी इतनी हो तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट इतना होगा, इतनी हो तो भी इन्वेस्टमेंट इतना होगा, इतनी हो तो भी इतना होगा, ठीक है। उसी मैंने आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में यही बात बताई थी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये भी ऑटोनोमस है, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा यहाँ पे ऑटोनोमस है। कैसे है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो भी इनकम सॉरी वो भी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्यों होता है कि जब वो भाई जब सरकार व्यय कर रही है, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो ये नहीं देखेगी कि नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस समय ये ध्यान देती है कि भाई जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इनकम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो जो करती है वो सोशल वेलफेयर के काम के लिए एक्सपेंडिचर करती है ना। भाई सरकार किस तरह से व्यय करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंड करती है। सपोज गवर्नमेंट ने क्या किए,
हाईवे बनवाने का काम किया, ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। हाईवे जब बनेगा तो क्या होगा, लोगों को काम दिया जाएगा, ठीक है। हाईवे बनाने में जो लेबर्स जो वहाँ पे जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उनको उनकी वो वेजेस दी जाएंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हाईवे बनाए। हाईवे से एक तो हमारा वेलफेयर हो रहा है कि भाई हाईवे बन रहा है, ये भी हमारे लिए प्रॉफिट वाली बात है, जो कि इनकम इंडिपेंडेंट है, जिसमें गवर्नमेंट अपनी इनकम नहीं देखेगी, भाई उसका जो वेलफेयर वाला काम है वो करेगी करेगी। और हाईवे बनाने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे हाईवे बनाने का काम गवर्नमेंट ने किया, ओके। और गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जैसे पार्क्स बनाती है, ठीक है। पार्क बनाती है तो उसका भी वेलफेयर के ही काम में वो है, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर मतलब ये नहीं कि कोई वो इनकम पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करती है। और क्या गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऐसे कह सकते हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज हम लोगों को देती है, जैसे कुछ टीके होते हैं, ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज हेल्थ की जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो हाईवे हो गए, पार्क्स हो गए, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, इन सब पर जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है तो वो क्या है, वो किस मोटिव से हो रहा है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, ठीक है। भाई अगर हेल्थ सर्विसेज है, जैसे हम अगर बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है, जब हमारी इनकम तो बढ़ ही रही होती है, मतलब हमारी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इनकम बढ़ रही है, प्लस हम हमारे लाइफ स्टैंडर्ड में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम स्वस्थ हैं, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना। आखिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या चीज़ें होती हैं कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, प्लस क्या होता है कि लाइफ स्टाइल इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, हम खुद इम्प्रूव हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी एजुकेशन अच्छी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है एजुकेशन सेक्टर में खर्चा करने का, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, ये इन सब से क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही तो बढ़ रहा है ना। तो और जैसे हाईवे बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है, तो हाईवे बनाने में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का मोटिव क्या है, गवर्नमेंट के, अगर हमसे बात की जाए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का मोटिव क्या है, वो किस उद्देश्य से खर्चा करती है, वो या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाती है, इस उद्देश्य से वो खर्चा करेगी, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। तो इस ये जो उसके जो एम है गवर्नमेंट के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ये क्या है, इनकम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसा होता है, ऑटोनोमस होता है, ठीक है, जो इनकम इंडिपेंडेंट होता है। समझ गए सब लोग इतनी बात। अब बात करते हैं हम आगे। ये डायग्राम है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। अब इसको हम एक सिंपल वे में ऐसे समझेंगे, जब हमने टू सेक्टर मॉडल के बारे में बात की थी, ठीक है। तो टू सेक्टर मॉडल में क्या था, हमारी इनकम क्या थी, y इक्वल्स टू सी प्लस आई, क्योंकि उसमें हमने बात की थी कंजप्शन की और इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में तो बात की थी, कंजप्शन जो कि हाउस होल्ड सेक्टर से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है जो कि बिजनेस क्लास से हो रहा है, ठीक है। भाई टू सेक्टर है, तो उसमें हमने y इक्वल्स टू क्या बताया था, c प्लस आई होता है। अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आपको ऐड करना है, तो जब आप इसी y इक्वल्स टू सी प्लस आई में जब आप g ऐड कर देंगे तो ये थ्री सेक्टर मॉडल हो जाएगा कि भाई सरकारी व्यय हमने ऐड कर दिया इसमें। बट y इक्वल्स टू क्या मैंने उस दिन बताया था, टू सेक्टर में c प्लस एस भी होता है, ठीक है। तो y माइनस सी इक्वल्स टू क्या हो गया, s हो गया। इतनी बात समझ में आई सबको। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1, तो इसमें y माइनस सी अगर हम कर लेंगे तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i प्लस जी। और इसको अगर हम मान लें इक्वेशन 2, तो y माइनस सी की वैल्यू क्या है, s, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया, i प्लस जी। सेविंग हमारी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल हो गई, ठीक है। इस इक्वेशन को सब लोग अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब
क्या हुआ कि जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि इस फिगर में क्या है कि ये हमारा जो कंजप्शन कर्व है, जो कि टू सेक्टर मॉडल में भी था, फिर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा था, जो कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा था, और उसमें क्या हो रहा था, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा था। ठीक है, अब जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ा था तो हमारा जो नया कर्व बन गया था C+I, जिसको हमने AD1 उस समय माना था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम AD मानते हैं, फिर ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ कंजप्शन में, तो ये हमारा नया कर्व C+I बन गया था। अब जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, जिसको हम ये देख रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है इतना, ठीक है, तो हमारा नया कर्व क्या बन गया, C+I+G, इसको हमने मान लिया AD1। ठीक है, ये AD कर्व है, ये AD1 है। अब ये जो लाइन हम 45 डिग्री में देख रहे हैं, ये कौन सी लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है। ठीक है, जो कि क्या होता है, y=C+S। इतना समझ में आया सबको कि ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो कि y=C+S है, इसको पहले हमारा डिमांड कर सॉरी एग्रीगेट डिमांड कर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो हमारी नेशनल इनकम क्या डिसाइड हो रही थी, OY। ठीक है, ई पॉइंट पे, एट ई पॉइंट क्या हुआ कि हमारी नेशनल इनकम क्या हो गई, OY, ये हमारी इनकम है। ठीक है, अब जब सरकार ने खर्चा किया, सरकार ने पैसे खर्चे किए, इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, तो हमारा कर्व क्या हो गया, C+I शिफ्ट होकर के C+I+G हो गया, जिसको हमने मान लिया AD1। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ डिसाइड हुआ, इस E1 पॉइंट पे। ठीक है, E1 पॉइंट पे क्यों, क्योंकि ये y=C+ है, जो कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, उसको ये E1 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो एट पॉइंट E1 हमारी इनकम क्या डिसाइड हुई, OY1। ठीक है, तो अब इससे हम क्या, अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम नीचे देखें पैनल बी में, तो पैनल बी में ये हमारा ये आई कर्व है। ठीक है, जो कि IA है, ऑटोनोमस कर्व है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, ये जब G, ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, देख रहे हैं ना सब लोग स्क्रीन पे, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व चेंज होकर के क्या हो गया, I+G हो गया, ये नया इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया हमारा। ठीक है, I+G। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया तो हमारा कर्व I+G हो गया। तो जो ये सेविंग कर्व है एस हमारा, ये पहले ऑटोनोमस वाला इन्वेस्टमेंट का जो कर्व था आई, उसको ये ई पॉइंट पे कट कर रहा था, OY इनकम थी हमारी। अब जो नया कर्व हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब हुआ, तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, गवर्नमेंट ने जब एक्सपेंडिचर किया तो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, तो हमारा नया कर्व क्या हो गया, I+G हो गया। तो ये कहाँ पे कट रहा है, ये कहाँ पे कट कर रहा है सेविंग कर्व को, एट पॉइंट E1। तो हमारी इनकम क्या डिसाइड हो गई, OY1। तो अगर हम पैनल A में देखें और पैनल B में देखें, अगर हम दोनों ही पैनल में जब देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो हमारी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले हमारी इनकम OY थी। ठीक है, पहले हमारी इनकम OY थी, जो बढ़ करके OY1 हो रही है। देख रहे हैं ना, पैनल ई में पैनल बी में, दोनों में ही देख रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, डेल्टा G, ठीक है, और जो हमारी इनकम बढ़ रही है, सपोज यहाँ डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई जो हमारी जो इनकम बढ़ रही है वो कंजप्शन कह रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब जितना सरकार व्यय कर रही है, जो हमारा डेल्टा जी से, या डेल्टा जी कहते हैं, ये कहते हैं जी, जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसके बढ़ने के कंपैरिजन में हमारी इनकम क्या हो रही है, वो ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या हो रहा है कि हमारी डेल्टा वाई जो है, मतलब जो हमारी इनकम बढ़ रही है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। और ये हमारे मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण हो रहा है, जो कि हाँ
जो मल्टीप्लायर जो है वो जी, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एमपीसी या एमपीएस पे, यानी मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेविंग, या वी कैन से मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। इसके बारे में आगे अभी बहुत पढ़ेंगे डिटेल में, आगे के टॉपिक हमारे आएंगे कंजप्शन के, इन्वेस्टमेंट के, मल्टीप्लायर के, जिसमें हम आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। इतना आ गया सबको समझ में कि इस फिगर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा था तब हमारी इनकम जितनी थी, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा था तब हमारी इनकम जितनी थी। तो क्या हमने डिफरेंस देखा कि अगर सरकार व्यय करती है अर्थव्यवस्था में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो हमारी इनकम क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और इनकम कैस कितनी बढ़ती है, मतलब जो हमारी इनकम बढ़ती है वो हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। अभी तक हमने बात की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कि भाई 3 सेक्टर मॉडल में हम गवर्नमेंट के रोल की बात कर रहे हैं। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर करना एंड टैक्सेशन। एक्सपेंडिचर में क्या होता है ये अभी हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस ऑन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। टैक्सेस के हमारे नेशनल इनकम में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, अब हम इसको देखते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स is reduced from the national income and what remains is the disposable income। समझ में आया। जब गवर्नमेंट यानी जो सरकार है वो टैक्स लगाती है, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में इंट्रो में भी बताया कि जब टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट तो हमारी इनकम क्या होगी, कम होगी, ठीक है। हमारे कंजप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारा कंजप्शन कम होगा, ठीक है। सेविंग्स भी कम होगी पहले के कंपैरिजन में। तो इसमें ये यही बात कहना चाह रहे हैं कि व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स, the amount of tax is reduced from the national income and what remains is the disposable income, thus y minus t equals to yd। ये वाई क्या है, ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, इधर लिखा भी है, ये वाई हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि भाई सरकार ने टैक्स लगाया, ठीक है, हमारी इनकम में वाई में जो हमारी इनकम है उसमें हमने टी जब माइनस कर लिया, टैक्सेस हट गया है, अब हमारे पास जो इनकम बची, डिस्पोजेबल मतलब प्रयोज्य आय हिंदी होती है ना, यूज़ मतलब इस इनकम को हम खर्चा कर सकते हैं, ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। Now disposable income will be less than national income by the amount of tax, ठीक है। जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो हमेशा नेशनल इनकम से कम होगी, ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम में से टैक्स माइनस करने पे ही तो डिस्पोजेबल इनकम आ रही है। तो डिस्पोजेबल इनकम विल बी लेस देन नेशनल इनकम बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, YD is less than Y। With the fall in disposable income, people will reduce expenditure on consumption। जब डिस्पोजेबल इनकम जो हमारी होती है, जैसा कि मैंने बताया कि प्रयोज्य आय जो हमारी है, जब वो कम होगी, ठीक है, विद द फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम पीपल विल रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन। भाई हमारी डिस्पोजेबल इनकम अगर कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम कंजप्शन पे कम खर्चा करेंगे, ठीक है। दिस विल लीड टू रिडक्शन इन नेशनल इनकम which will depend on the amount of rate of tax and the value of MPC, ठीक है। ऊपर भी मैंने बताया था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कि वो जो जी है वो हमारी एमपीसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। एमपीसी मतलब हमारी जो उपभोग करने की प्रवृत्ति है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि हमारी सेविंग करने की क्या नेचर है, क्या प्रवृत्ति है। तो इसमें भी यही बात कह रहे हैं कि जो हम डिस्पोजेबल इनकम अगर हमारी कम होती है तो हम क्या करते हैं, हम कंजप्शन को कम करते हैं। जब हम कंजप्शन को कम करते हैं तो फिर क्या होगा, ये रिडक्शन करेगा ना हमारी नेशनल इनकम है। दिस विल लीड टू रिडक्शन इन नेशनल इनकम विच विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स एंड द वैल्यू ऑफ एमपीसी। भाई ये किस पर डिपेंड करेगी, हमारी डिस्पोजेबल इनकम कि टैक्स की दर क्या है, रेट ऑफ मतलब टैक्स का रेट क्या है, कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है, एमपीसी क्या है, ठीक है, इसी पे तो डिपेंड करेगा ना। इतना समझ में आ गया सबको। अब हम इसको एक मैथमेटिकल वे में समझेंगे, सॉरी डायग्राम से, कि कैसे अगर टैक्स लगता है तो हमारी इनकम कम होती है। इसको इस फिगर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे वाई एक्सिस पर टैक्स को लिया गया है, ठीक है, और ये
ओ एक्स एक्सिस है जिसमें हमने इनकम ली है। अब इस फिगर में क्या हम देख रहे हैं कि ये हमारा ए डी कर्व है, सी प्लस आई प्लस जी, और ये हमारा सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ठीक है, ए डी कर्व ए एस कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट ई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एट पॉइंट ई हमारी इनकम क्या है? ओ आई है। अब जब टैक्स लगता है, क्या हुआ? जब टैक्स लगा तो हमारा भाई टैक्स लगने से क्या होता है? अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि टैक्स लगने से हमारे डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, जिस वजह से मतलब टैक्स लगने से क्या होगा कि हमारी इनकम जो डिस्पोजेबल वाली है वो प्रयोज्य आय है वो कम हो रही है। कैसे कम हो रही है इसको हम इस फिगर में समझने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स लगा तो हमने क्या किया? कंजप्शन कम किया। ठीक है, तो पहले जो हमारा ये कंजप्शन कर्व सी प्लस आई प्लस जी था, ये शिफ्ट होकर के सी वन प्लस आई प्लस जी हो गया। अब ये जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये सी वन प्लस आई प्लस जी, जिसको हम ए डी वन कर्व भी कह सकते हैं, ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहले वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, हमारी इनकम ओ आई डिसाइड हो रही थी। अब ए डी वन कर्व को ए एस कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट ई वन। ठीक है, तो नेशनल इनकम हमारी क्या हो रही है? एट पॉइंट ई था, ये एट पॉइंट ई वन, तो नेशनल इनकम हमारी क्या हुई? कम हो गई, यानी ई वन पे ओ वाई से शिफ्ट होकर के हमारी इनकम कितनी हो रही है? ओ वाई वन हो रही है, जो कि कम हो रही है ना। टैक्स लगे तो हमारी इनकम क्या हुई? कम हो गई। ये इसी चीज़ को हम इस फिगर से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जब सरकार खर्चा करती है तो हमारी क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जिस वजह से क्या होता है? हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है या हमारी इनकम बढ़ती है। उसी जगह जब टैक्स लगाती है सरकार, हमसे कुछ पैसे ले लेती है, लीकेज हो जाता है इकॉनमी में, तो क्या होता है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है हमारा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी इनकम जो है वो कम हो जाती है, यानी कि टैक्स लगने के पहले हमारी इनकम ज़्यादा थी और आफ्टर जब टैक्स लगा तो हमारी इनकम क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, यही हमारी इनकम का लीकेज है कि जब टैक्स लगता है तो इनकम स्ट्रीम में से लीकेज होता है, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वर्क इज़ लाइक अ इंजेक्शन, कि वो इंजेक्टेड हो रहा है मनी इनकम में, या इनकम स्ट्रीम में इंजेक्शन है क्या, यानी मनी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, अब इफ़ेक्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि भाई टैक्स के सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या इफेक्ट होते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम एज फॉलो। ठीक है, y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी था। ठीक है, और y इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी भी होता है। ठीक है, तो मान लो अगर हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो c प्लस आई प्लस जी इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी हो जाएगा, जिससे हमारी जो हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बन के आ रहा है इनकम का, आई प्लस जी इक्वल्स टू एस प्लस टी, यानी क्या शो कर रहा है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जी इक्वल किसके इक्वल? प्लान सेविंग के, जो कि एस है। ठीक है, प्लस टैक्स टी के। ठीक है, हमारी इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि जब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी इक्वल होते हैं प्लान्ड सेविंग एस और टैक्सेस टी के, तो वो हमारी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, यहाँ पे आई प्लस जी क्या है? आई प्लस जी आर इनफ्लोज और इंजेक्शन इन द नेशनल इनकम, एंड एस प्लस टी क्या है? सेविंग प्लस टैक्सेस क्या है हमारे? आउटफ्लोज ऑफ लीकेज इन नेशनल इनकम। अभी मैंने आपको पिछले अभी बताया स्लाइड में
कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो इंजेक्शन था हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, एक्ट लाइक एज अ इंजेक्शन इन अवर नेशनल इनकम, और जो टैक्स था वो लीकेज था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जब इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब होते हैं, उनका जो एडिशन है वो जब इक्वल होता है सेविंग एंड टैक्सेस के, ठीक है, तो हमारी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल डिसाइड होता है। और जहाँ पे आई प्लस डी क्या है, इनफ्लो है, इनफ्लो ऑफ मनी इन अवर नेशनल इनकम, एंड एस प्लस टी क्या है, आउटफ्लो ऑफ मनी इन अवर नेशनल इनकम, ठीक है। यानी आई प्लस डी एक्ट लाइक एज अ इंजेक्शन इन द नेशनल इनकम, एंड एस प्लस टी क्या है, लीकेज है हमारी नेशनल इनकम में, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसको हम ऐसे समझेंगे इस डायग्राम से कि ये जो आई कर्व है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व है, ठीक है। ये सेविंग कर्व को, और ये आई प्लस डी जो है ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कर्व है, ठीक है। आई प्लस डी को ये जो सेविंग कर्व है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट ई, ठीक है। अब माना कि जब सरकार ने टैक्स लगाया तो हमारा जो सेविंग कर्व था वो क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, और ये नया कर्व बन गया एस प्लस डी। तो ये हमारे आई प्लस डी कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब सरकार ने टैक्स नहीं लगाए तब हमारी इनकम ओ वाई थी, और जब टैक्स लगा दिए तो हमारा सेविंग कर्व शिफ्ट होकर के लेफ्ट साइड में एस प्लस टी हो गया। तो हमारी नेशनल इनकम क्या हुई, इनकम क्या हुई हमारी, कम हो गई, ओ वाई से शिफ्ट होकर के, ये शिफ्टिंग ही तो है, ये शिफ्टिंग दिखा रहा है ना कि ओ वाई से कम होकर के हमारी इनकम ओ वाई वन हो गई एट पॉइंट ई वन पे, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आई प्लस जी है ये क्या है, नेशनल इनकम में इनफ्लो है, ठीक है। और ये जो एस प्लस टी है नेशनल इनकम में, ये क्या है, आउटफ्लो है। आउटफ्लो मतलब कम हो रहा है, और आई इनफ्लो मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई थ्री सेक्टर मॉडल में, कि थ्री सेक्टर मॉडल क्या होता है, कि जो टू सेक्टर मॉडल थे जिसमें हमने हाउस होल्ड को लिया था, बिजनेस क्लास को लिया था, उसी में जब हम गवर्नमेंट को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैसा होता है, ऑटोनॉमस होता है, जो कि इनकम इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज क्योंकि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए करती है। इतनी बात समझ में आई सबको। इसमें हमने पढ़ा कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, यानी सरकार जब खर्चा करती है इकॉनमी में, वो क्या होता है, एक्ट लाइक एज अ इंजेक्शन इन अवर इकॉनमी, ठीक है। एक्सपेंडिचर कर रही है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है कि हमारी इनकम बढ़ती है। पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ई पे था, जब ओ वाई थी इनकम एक्सपेंडिचर करने के बाद ओ वाई वन हो गई थी, इनकम बढ़ गई थी। गवर्नमेंट का एक और काम क्या होता है, टैक्स लगाना। तो जब सरकार ने खर्चा किया था तो हमारी इनकम बढ़ रही थी, फिर जब सरकार ने टैक्स लगाया तो क्या हुआ कि हमारी इनकम कम हुई। क्यों, क्योंकि हमारी डिस्पोजेबल इनकम, भाई जब हमारी इनकम में से हमने टैक्स माइनस किया जो कि डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, उसमें हमने ये देखा कि जब सरकार ने टैक्स लगाया तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो इवन था उसमें क्या हो रही थी, नेशनल इनकम हमारी कम हो रही थी, बिकॉज टैक्स वर्क लाइक एज अ लीकेज। टैक्स हमारी इनकम ही क्या है, या इनकम स्ट्रीम में लीकेज है, ठीक है, वो हमारी इनकम को कम कर रहे हैं, ओके। तो यानी कि जब टैक्स लगा तो हमारी इनकम कम हो गई। अब इनकी जब हमने इफेक्ट एक्सपेंडिचर और सेविंग टैक्सेस के सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में देखा, तो हमने क्या देखा कि जो आई प्लस जी है, यानी कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट है वो नेशनल इनकम में इनफ्लो है, एंड हमारी जो सेविंग एंड टैक्सेस है उनका एडिशन जो होता है वो हमारी नेशनल इनकम में आउटफ्लो है, या वी कैन से कि लीकेज है, ठीक है। तो जब टैक्स लगा तो हमारा जो सेविंग कर था वो एस प्लस टी हो गया, जो कि शिफ्ट होके हो गया लेफ्ट साइड पे, तो उससे क्या हुआ, हमारी इनकम कम हो गई, ठीक है। समझ में आ गई सबको थ्री सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर सेक्टर मॉडल की। फोर सेक्टर मॉडल में क्या होता है, थ्री सेक्टर मॉडल में भाई टू सेक्टर में हाउस होल्ड थे, बिजनेस थे, ठीक है। थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड था, बिजनेस था, गवर्नमेंट का सेक्टर था। अब
फोर सेक्टर में क्या एक एडिशन हो रहा है, फॉरेन ट्रेड का, ठीक है। यहाँ पे एडिशन क्या हो रहा है, फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन ट्रेड क्या होते हैं हमारे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वी कैन से एक्स, इंपोर्ट क्या होते हैं एम। फॉरेन ट्रेड हमारा क्या हो गया, एक्स माइनस एम, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, यानी जो फोर सेक्टर मॉडल है इसमें हम फॉरेन ट्रेड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ एजम्पशन है, पहले तो हम एजम्पशंस की बात करेंगे कि फोर सेक्टर मॉडल में कीन्स ने क्या एजम्पशन माने हैं, ठीक है। पहला एजम्पशन उन्होंने क्या माना है कीन्स ने, द डोमेस्टिक इकोनॉमीज इंटरनेशनल ट्रेड इज स्मॉल रिलेटिव टू टोटल वर्ल्ड ट्रेड। यानी कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है हमारी, जो घरेलू जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसके कंपेरेटिव छोटा है, कम है, स्मॉल साइज में है, जो टोटल वर्ल्ड ट्रेड है। यानी जो घरेलू अर्थव्यवस्था का जो व्यापार है, घरेलू अर्थव्यवस्था का जो व्यापार है वो विश्व व्यापार से साइज में छोटा है। द डोमेस्टिक इकोनॉमीज इंटरनेशनल ट्रेड इज स्मॉल रिलेटिव टू टोटल वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। विश्व व्यापार जो होल वर्ल्ड का ट्रेड है उससे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो ट्रेड है वो कम है, ओके। फिर सेकंड उन्होंने क्या माना है, देयर इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है, जो जिसके उन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, ठीक है। थर्ड उन्होंने क्या माना है, दी जनरल प्राइस लेवल इज कांस्टेंट अप टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब एक तरह से उन्होंने इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को इसमें ऐड नहीं किया है। उन्होंने बोला कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अप टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। एक्सचेंज रेट को उन्होंने फिक्स माना है, ठीक है, एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स। देयर आर नो टैरिफ्स ट्रेड एंड एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन। यानी कि विश्व व्यापार में जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है इसमें कोई टैरिफ नहीं है, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने माना है ग्रॉस एक्सपोर्ट्स आर डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। यानी जो एक्सटर्नल हमारे फैक्टर होते हैं उससे हमारा जो ग्रॉस एक्सपोर्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सकल निर्यात, तो जो ग्रॉस एक्सपोर्ट है वो किससे डिसाइड हो रहा है, हमारे एक्सटर्नल जो बाह्य फैक्टर होते हैं वर्ल्ड ट्रेड में उनसे वो डिसाइड हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ऑटोनोमस। टू सेक्टर मॉडल में क्या था कि इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस था, थ्री सेक्टर में हमारा क्या था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऑटोनोमस था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक्सपोर्ट भी ऑटोनोमस है, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ऑटोनोमस, ओके। फिर उन्होंने लास्ट एजम्पशन माना है कि कंजप्शन सी, इम्पोर्ट एम एंड सेविंग एस एंड टैक्सेस आई आर ईच अ फिक्स प्रोपोर्शनल ऑफ नेशनल इनकम वाई एंड देयर रिलेशनशिप विद नेशनल इनकम आर लीनियर, ठीक है। ठीक है भाई, ये हमारा डायग्राम है फोर सेक्टर मॉडल का, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पिछले डायग्राम में हमारा सी प्लस आई प्लस जी था, इसमें क्या नया ऐड हो गया है, ये नया ऐड हो गया है फॉरेन ट्रेड। एक्स माइनस एम क्या है हमारा, फॉरेन ट्रेड है। सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि क्या होता है फोर सेक्टर मॉडल में। फोर सेक्टर में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कब डिसाइड होता है, इन फोर सेक्टर मॉडल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कहाँ पे होता है, जब हमारी नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी राइटिंग थोड़ी गंदी सी हो रही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, जब हमारी नेशनल इनकम इक्वल होगी हमारे नेशनल एक्सपेंडिचर ई के, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। अब y इक्वल्स टू क्या हो गया, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो हमारे एक तरह से या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ये हमारे एक्सपेंडिचर है, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एम। ओके, अब अगर हम नेशनल इनकम, बट वाई इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, सी प्लस एस प्लस टी, ये हमारा वाई होता है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस एस प्लस टी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, एस प्लस टी इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। समझ गए सब लोग इतनी बात, इतना समझ में आया सबको? हाँ, तो हमने क्या बोला था कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जब नेशनल इनकम हमारी बराबर होती है नेशनल एक्सपेंडिचर के, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जो है, ये हमारा नेशनल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, GNE, ठीक है। और C प्लस एस प्लस टी हमारी क्या है, ये हमारी नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ठीक है। ऊपर का रेज करते हैं, हाँ। अब कैसे हम इसको इस चीज़ को समझेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज़ ग्रेटर देन होगा C प्लस एस प्लस टी के, ठीक है। सॉरी, C प्लस आई प्लस जी के, क्यों, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंडिचर हैं, ये हमारे इनकम है, ठीक है। तो जब C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज़ ग्रेटर देन C प्लस आई प्लस जी, तब क्या होगा कि जब ये बढ़ ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा है, ठीक है। जिसको हम इस पॉइंट से अभी इस डायग्राम से समझेंगे, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज़ ग्रेटर देन C प्लस आई प्लस जी है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे एक्सपोर्ट क्या है, ज़्यादा है हमारे इम्पोर्ट से। तो जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो मतलब क्या हुआ कि हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। खर्चा हम जब करते हैं तो क्या भाई, हमारी इनकम बढ़ रही है, हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो यानी हम बाहर से क्या कर रहे हैं कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम इस फिगर से समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट डी है, एट पॉइंट डी जो हमारा है, जैसे जब ये पहला हमारा इनिशियल कंजप्शन कर्व सी है, ठीक है, फिर ये इन्वेस्टमेंट कर्व C प्लस आई है। अब इसमें जब ये C प्लस आई प्लस ये जो कर्व है हमारा, ये लाइन है जो, ठीक है, C प्लस आई प्लस जी की, ठीक है, बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये इस लाइन को जो कि हमारी y इक्वल्स टू सी प्लस एस प्लस टी जो कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट डी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, सॉरी, हाँ, अब जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड ये जो लाइन थी C प्लस आई प्लस जी, जिसमें हमने इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया है, सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को लिया है बिफोर, तो ये यहाँ पे y इक्वल्स टू C प्लस टी है, हाँ।
जब हमने ये फॉरेन ट्रेड किया तब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारी इनकम क्या डिसाइड हो रही है, ओ वाई डिसाइड हो रही है, ठीक है। डी पॉइंट पे क्या है, डी पॉइंट पे हमारा जो एक्स माइनस एम है, यानी कि जो हमारे जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या है, जीरो है। डी पॉइंट पे कोई फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फॉरेन ट्रेड जीरो है। अब इस डी पॉइंट के आगे क्या हो रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है, यानी जो फॉरेन ट्रेड में और ये जो सी प्लस आई प्लस जी में जो डिफरेंस है ये क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यानी क्या हो रहा है कि हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। इतनी बात समझ में आई कि जब हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, जैसे जैसे, तो हमारी इनकम में और ये जो सी प्लस आई प्लस जी में जो डिफरेंस है ये क्या हो रहा है। इसको अगर हम ऐसे मिटाएं, हाँ, डी पॉइंट के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कर्व जा रहा है सी प्लस आई प्लस जी का, और इसमें दोनों में क्या हो रहा है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डी पॉइंट के बाद। तो कहने का मतलब इस फिगर के थ्रू ये है कि जब इसके रिलेटिव हमने पैनल बी में देखा कि ये इन्वेस्टमेंट कर्व था हमारा, ठीक है, ये आई प्लस जी जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बाद था, और ये आई प्लस जी प्लस एक्स क्या है, आफ्टर हमारा जब एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कर्व क्या हो गया, ये इंटरनेशनल ट्रेड के इन्वेस्टमेंट का आई प्लस जी प्लस एक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारे इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं, ठीक है। अब एस प्लस टी प्लस एम क्या है, ये हमारा सेविंग कर्व था जिसमें हम एम को हमने ऐड किया। एम मतलब वी कैन से इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या होते हैं कि इम्पोर्ट मतलब हम खर्चा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्या है, यहाँ पे इसको हमने इसके साथ क्यों ऐड किया, क्योंकि एक्सपोर्ट क्या है, हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन है। भाई जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर अपने दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो हमें पैसा मिल रहा है, यानी कि हमारे देश में पैसा आ रहा है ना। तो एक्सपोर्ट वर्क एज लाइक अ इंजेक्शन इन अवर इकोनॉमी। सो इन्वेस्टमेंट ये है कि आई प्लस जी जो कर था वो एक्सपोर्ट के बाद शिफ्ट होकर के आई प्लस जी प्लस एक्स हो गया पैनल बी में, ठीक है। और जो इम्पोर्ट होते हैं, इम्पोर्ट क्या होते हैं, हमारे लीकेज होते हैं, ठीक है, कि हम हमारे जो मनी स्ट्रीम है उनमें लीकेज हो रहा है, तो ये एस प्लस टी प्लस एम में जाके ऐड हो जाता है। अब इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था तब, जब ओपन इकॉनमी थी, जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा था तब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ई था, ठीक है, ठीक है। और जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है तब हमारी इकॉनमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, एफ था। तो ये क्या शो कर रहा है कि आफ्टर जब फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो हमारी जो आय का संतुलन स्तर है वो नीचे के पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा इस पॉइंट से, हम इसमें अगर ये देखें, इसको हम इरेज करते हैं अगर, तो बिफोर हमारा जो ट्रेड क्या था, एफ पॉइंट था, और आफ्टर ट्रेड हमारा पॉइंट ई है। ये एफ से शिफ्ट होकर के ई में जो आ रहा है ये क्या दिखा रहा है कि जब हम एक्सपोर्ट नहीं, सॉरी मतलब फॉरेन ट्रेड नहीं कर रहे थे तब हमारा जो नेशनल इनकम का जो पॉइंट था वो हायर, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो हायर पोजीशन पे था, और आफ्टर ट्रेड हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो लोअर पोजीशन में आ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम विदेशी व्यापार करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो नीचे वाली पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, जिसका हमारी नेशनल इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। समझ गए सब लोग। तो ये रहा हमारा 4 सेक्टर मॉडल इकॉनमी। आज के वीडियो में हमने बात की 3 सेक्टर मॉडल के बारे में, 4 सेक्टर मॉडल के बारे में। इसी के साथ हमारा किन्सन थ्योरी का जो ये टॉपिक है, किन्सन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें 3 पार्ट में करके पढ़ाई हैं। पार्ट 1 में हमने किन्सन थ्योरी के बारे में आपको बताया था, ठीक है, कि क्या होता है, उनके एजम्पशन क्या है, उन्होंने क्यों अपनी थ्योरी दी, उन्होंने क्लासिकल को क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्या उनके व्यू थे इकॉनमी को लेकर के जब महान मंदी आई थी 1930 में। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 2 में मैंने इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होता है, 2 सेक्टर मॉडल में कैसे होता है, इस बारे में बात की थी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में बात की थी, ठीक है। पार्ट 3 में मैंने क्या बातें की आपसे, क्या आपको समझाया कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे इनकम का डिटर्मिनेशन होता है एंड 4 सेक्टर में कैसे डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। इसी के साथ अब हम अपने अगले टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय।